कई बेहतरीन सेशंस अभी तक हो चुके हैं इस कॉन्क्लेव में। अब हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका इंतजार हम सभी कर रहे थे। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए पहले राजभर जी के लिए। मैं राजभर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, साथ ही साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर माननीय मंत्री जी को लेकर आए। मेरे सहयोगी पवन को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वो इस सेशन में मेरे सहयोगी होंगे। और उपेंद्र जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो एक बुके देकर स्वागत करें ओम प्रकाश राजभर जी का। ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में काफी लोकप्रिय चेहरा हैं और आज उनसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी। भाई तालियां तो थोड़ी सी बजनी चाहिए यहां पे। और मैं उपेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कुछ दो शब्द वो अवश्य कहें। कहा जाता है, वैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और हम दोनों एक ही जनपद से आते हैं, गाजीपुर से। और जब मैंने आपको आमंत्रित किया तो मैंने कहा कि ये चैनल तो आपका ही है, क्योंकि गाजीपुर का होने के नाते इस पे मेरा भी हक है, आपका भी हक है। ओम प्रकाश जी के बारे में मैंने जब से देखा है और संचार माध्यमों के जरिए सुना है, समझा है। हम लोग भोजन कर रहे थे तो मैंने एक बात कहा, मैंने कहा कि आप जैसी आवाज़ों का भारतीय राजनीति में जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज़ को अपनी जुबान से बाहर निकाल करके जनता के दिलो दिमाग तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि 100 में से 90 मौकों पर ओम प्रकाश जी अपने दिल की बात बोलते हैं। 10 मौकों का डिस्काउंट तो सबको दिया ही जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि सिस्टम और व्यवस्था के प्रति बगावत हो जाएगी। तो उतना संतुलन तो रखना ही चाहिए, उतना संतुलन मैं भी रखना पसंद करता हूं। लेकिन इस बात के लिए इस मंच से, भारत एक्सप्रेस परिवार की ओर से, अपनी ओर से आपका बहुत ही स्वागत और समादर करता हूं। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गृह जनपद से हैं, मेरे गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर आपका घर है, आपके घर के कुछ ही किलोमीटर दूर मेरा घर है शेरपुर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये भारत एक्सप्रेस जो है कोई चैनल के उसमें नहीं आए हैं कॉन्क्लेव में, ये अपने घर के प्रोग्राम में आए हैं। और आज मैं चाहूंगा कि आज बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलें, बताएं और कुछ ऐसा टैग लाइन दें कि आज हम उसको हेडलाइन जरूर बनाएं। तो इसलिए माननीय मंत्री जी का बहुत स्वागत है और बड़े भाई होने के नाते इसलिए भी आपका बहुत स्वागत है। ये आपका अपना मंच है, अपना चैनल है, घर का चैनल है। थैंक यू। अब मैं आदरणीय राजभर जी से निवेदन करूंगा कि वो आसन ग्रहण करें और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ रहेंगे। तो सर, सबसे पहले हेडलाइंस तो शायद मुझे लगता है कि बातचीत जो उपेंद्र जी कह रहे थे, बातचीत के दौरान कोई आ जाएगी तो आ जाएगी। शुरुआत बेसिक बातों से करते हैं। तो इलाहाबाद में या अब प्रयागराज, जो हम पहले इस नाम से जानते थे इसको, प्रयाग को अभी हम देखते हैं बहुत बदल चुका है। प्रयाग को लेकर कई काम किए गए हैं। आपकी भूमिका किन किन क्षेत्रों में विशेष रही, या क्या आपको लगा कि आप ऐसा कह सकते कि हाँ, महाकुंभ में मेरे ये सजेशंस थे या ये चीजें मैं चाहता था जो हो गई इंप्लीमेंट? देखिए, आपने जिक्र किया प्रयागराज महाकुंभ का, तो सबसे बड़ी बात पूरे देश ने, पूरे दुनिया को संदेश गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री महाकुंभ की व्यवस्था को देखने के लिए दिल्ली से चल करके प्रयागराज आए और पूरी व्यवस्था को देखा उन्होंने। साथ में सूबे के मुख्यमंत्री जी 7वीं बार इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लोग आवें और व्यवस्थित लोग जाएं। व्यवस्थित करने के लिए 7 बार आए, आज भी प्रयागराज में हैं। और मजे की बात आपको बता दें कि काम करे तो 4 पावे, बात करे ते 12, और घर बैठ के मजा उड़ावा ते पावे 18। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पंचायती राज विभाग 1800 हमारे स्वच्छ कर्मी लगे हुए हैं। 25 जोन बना हुआ है, सेक्टर बना है, 25 सेक्टर में काम कर रहे हैं। और काम ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को सुझाव भी दे रहे हैं, लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि स्वच्छता क्या है। हमारे अधिकारी, जिला पंचायत राज के सभी अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब असली काम
साफ सफाई का तो हमारा विभाग कर रहा है कि लोग इतनी बड़ी 50 करोड़ की संख्या में लोग आ रहे हैं, वहां गंदगी ना हो, साफ सफाई रहे, उसमें पूरी ताकत के साथ हमारा विभाग लगा हुआ है। लेकिन हम लोग दिख नहीं रहे थे। इस नाते आज हमने भी कहा कि सौभाग्य है हमारा कि आपका अपना घर का कार्यक्रम और उधर अपने अधिकारियों से भी मिलकर के हम भी स्थिति का जायजा लें कि हम लोगों का क्या रोल इसमें। आपने बड़ी अच्छी एक ये जो बात जहां पर छोड़ी, मैं चाहता हूं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएं। सैनिटेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई पड़ती है। हम तो देखते हैं शहरों में बड़ी चुनौती है, और हम महाकुंभ में देख रहे हैं कि 40 करोड़ का एक टारगेट बताया जा रहा है, एस्टिमेटेड, हो सकता है ज्यादा लोग आ जाएं, एट ए टाइम करोड़ों लोग यहां पर रहेंगे। तो कुछ क्या कोई नई टेक्नोलॉजी या किस तरीके से इसको किया गया, वो थोड़ा लोग समझना भी चाह रहे हैं कि इतने सारे टेंट लगे हुए हैं, पूरी सिटी बसा दी गई है, करोड़ों लोग वहां आ रहे हैं, कैसे सैनिटेशन और साफ सफाई का? देखिए, हम निमंत्रण देने हम खुद सिक्किम गए थे, वहां के सीएम और गवर्नर को। हमारे जाने से पहले वहां महाकुंभ की सूचना वहां पहुंच चुकी थी और आने की वो तैयारी कर चुके थे। और प्रेस वार्ता मैंने किया तो पत्रकार भाइयों ने कहा कि हम लोग भी चल रहे हैं, हम लोग पहले से तैयारी किए हैं। तो हमने पूछा कि पूरे सिक्किम का स्थिति है? कहाँ ये संदेश गांव गांव पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में हम लोग भी आएंगे और हमारे लोग भी आएंगे। कि पहली बात, परिवहन मंत्री भाई दयाशंकर सिंह जी, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के 7,000 नई बसें महाकुंभ के लिए खरीदी गई हैं। रेलवे लाइन पर इतनी ट्रेनें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें यहां चलाने की व्यवस्था कर दी गई है। और जो हमारी और व्यवस्थाएं रही हैं, उसके अलावा प्राइवेट संसाधन भी हायर किए गए हैं, कहीं से किसी को दिक्कत न हो। मेला क्षेत्र में तो वाहन नहीं है, मेला क्षेत्र में जहां स्नान है वहां तो भाई आदमी को पैदल वहां जाना आना थोड़ा दूर रहेगा, लेकिन कहीं से किसी को कोई दिक्कत न हो, इसकी मॉनिटरिंग। मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और हम सब लोग लगे हैं, पूरा मंत्रिमंडल लगा हुआ है और सभी मंत्री गण विभिन्न स्टेटों में जाकर के न्योता दिए कि आइए हम लोग आपके स्वागत में आपको मिलेंगे प्रयागराज। मंत्री जी, बेबाक राय के लिए आप जाने जाते हैं, आपके सहयोगी रहे, कभी आप उनके साथ रहे, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी, और खास तौर से आप लोगों के आमंत्रण को लेकर के आप लोग कहें, उन्होंने भी कुंभ कराया, लोग आए, स्नान किए, लेकिन आप लोग कुछ ज्यादा जो है इसको शोकेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शायद हमको जो जानकारी है, पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार महाकुंभ का, और महाकुंभ क्यों हो रहा है इसकी भी जानकारी बड़े पैमाने पर, ये जो महाकुंभ आपके यहां हो रहा है इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को जानकारी हुई है। ये शायद अखिलेश जी को नहीं पता, उनकी भी सरकार में महाकुंभ हुआ है और वो प्रदेश में ही सिमट करके रह गए, और आज महाकुंभ के बदौलत आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है, महाकुंभ की चर्चा हो रही है। उनको दिख क्यों नहीं रहा है? देखिए, एक चीज हम कहेंगे कि वो पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं सर अब उस पानी में विरोध है, इस नाते वो विरोध करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना, तभी विरोध किया उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया, गरीबों को 5 लाख इलाज के लिए दिया, तब भी विरोध। अभी जीरो पॉवर्टी, जिसके पास छत नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, पेंशन नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसको देने की बात तय हो गई कि हम 1 साल के अंदर 15 लाख परिवार को देंगे। सर्वे भी हो गया, तब भी कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो देखिए, जब वो सत्ता में रहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जब सत्ता में रहते हैं तो उनको सूखी घास भी हरा दिखाई देती है। जब सत्ता से बाहर आते हैं तो चश्मे का पावर बदल जाता है, तब उनको सूखी घास दिखती है कि नहीं ये सूखी घास है। अच्छा, ये एक, क्योंकि पवन इस चर्चा को पॉलिटिक्स की तरफ लाए हैं, तो ये राजनीति का महात्म्य भी थोड़ा थोड़ा यहाँ चर्चा हो जाती महाकुंभ के महात्म्य के साथ में। हालांकि मैं जानता हूं कि इसका जवाब क्या होगा, अपेक्षित जवाब, लेकिन फिर भी मुझे बताएं, पॉलिटिकल गेन
क्योंकि हमने देखा पिछले चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, सफलता मिली लेकिन अपेक्षित नहीं थी। क्या महाकुंभ से आप लोगों को या भारतीय जनता पार्टी और जो साथी दल हैं आपकी तरह, उनको फायदा मिलने वाला है? ये एक पॉलिटिकल गेन की एक्सरसाइज भी हो सकती है? नहीं, ये धार्मिक कार्यक्रम है, ये पॉलिटिकल नहीं है। अब विपक्ष के लोग इस बात को अगर कह रहे हैं तो उनके दिमाग में हो सकता है, लोग आ रहे हैं, ये कोई नया काम तो नहीं हो रहा है। हाँ, बड़े पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर। जिसको जानकारी नहीं थी कि महाकुंभ क्यों हो रहा है, वहां स्नान करने से क्या फायदे होते हैं, और इन सब चीजों की जानकारी भी लोगों तक बड़े पैमाने पर पहली बार दी जा रही है, ऐसा हमारा अपना मानना है। मंत्री जी, एक सवाल क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी से भी पूछा था, कुंभ क्षेत्र को लेकर के जो मौलाना लोग हैं खासतौर से और विपक्ष के लोग उनको बल दे रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, उनके बता रहे हैं कि वो हमारा है और ये सरकार गलत कर रही है। शायद जो लोग कह रहे हैं उनको पता नहीं है, जब इस देश को गुलाम बनाने के लिए सैयद सलार मसूद गाजी पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए जब आए, 585 राजा में कोई राजा टिक नहीं पाया, कोई हार गया, कोई मार गया, कोई शरण में चला गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर, उन्होंने प्रमाण है नानपारा मैदान बहराइच में उस आत्ताई जुल्मी को वहीं मार दिया। आज भी गाजी मियां के नाम से मजार भी बनी है, महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य और दिव्य मूर्ति भी वहां बनी है। 165 साल लगातार कोई भारत पे आंख नहीं दिखाया, तो कहां से यहां वक्फ बोर्ड की जमीन आ गई? और वक्फ बोर्ड की जमीन ये मोदी जी का राज है, योगी जी का राज है, कानून का राज है। कानून के दायरे में 1359 फसली में अगर आपका है तो आपको देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, सीधी सी बात। और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मुसलमानों के साथ मुसलमान धोखा कर रहा है। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को बिजनेस बना लिए हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। उसका लाभ उस गरीब मुसलमान को नहीं मिल रहा है, गरीब महिलाओं को नहीं मिल रहा मुस्लिम। इस नाते वक्फ बोर्ड की जमीन में कानून में संशोधन हो रहा है कि जो लुटेरे लोग पैदा हो गए हैं मुसलमानों में, मुसलमानों को लूटते हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए कानून लाया जा रहा है। इस नाते ये दिक्कत हो रही है इन लोगों को कि ये कानून क्यों ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लूटते रहे, हम देखते रहे तो हम तो देखेंगे नहीं, हम तो कानून वाले हैं ना, हम तो कानून काम करेंगे, कानून से। अच्छा राजभर जी, अभी क्योंकि ये मंच और ये विषय और जो अभी स्थिति है जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उसमें ये चर्चा बहुत गहरी जा सकती है, लेकिन फिर भी कई मुस्लिम आपको सुन रहे होंगे इस वक्त, जिनको मैं कहूंगा मुस्लिम श्रद्धालु आपको सुन रहे होंगे। उनको कैसे इस कुंभ से आप जोड़? मैंने देखा कि सिखों की तरफ से कई धर्मगुरु आए हैं, यूनिटी की बात, प्रधानमंत्री मोदी की कई टैगलाइंस है जिसमें उन्होंने एकता की बात कही है। इस कुंभ को लेकर, महाकुंभ के लिए कई टैगलाइंस बनाई हैं। मुस्लिम लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए, संविधान के दायरे में किसी को कहीं रोक नहीं है। अभी आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के लिए भिजवाया। उससे सीख लेना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे धर्म को मानता है, हमारे मजहब के हिसाब से वहां चादर चढ़वाया। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे अल्पसंख्यक कल्याण केंद्रीय मंत्री वहां जा सकते हैं, वहां दुआ ले सकते हैं। तो आप यहां नहा करके क्यों नहीं दुआ ले सकते हो भाई? आमंत्रित किया है? बिल्कुल आमंत्रित। मैं तो कहता हूं, खुली बात कहता हूं कि नफरत छोड़ो। अगर आप मोहम्मद साहब को मानते हो तो मोहम्मद साहब ने कहा है भाईचारा मिल्लत पैदा करो, और उनका साथ छोड़ो जो आपको नफरत सिखाते हैं, जो आपको नफरत सिखाते हैं, दूर भगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो देश और प्रदेश में है, ये नफरत नहीं। पहली बार कांग्रेस की सरकार, तमाम सरकारें रही, पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस पास किए हैं मोदी जी और योगी जी के राज्य में। पहली बार। सीखना चाहिए इन लोगों से कि वहां नफरत है और यहाँ हिस्सेदारी मिल रही है, यहाँ बराबरी है, सबका साथ, सबका विकास। यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए पवन भाई सॉरी मैं रोक रहा हूँ। अभी कई लोग जो है वो मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं और इसको लेकर टिप्पणी भी हुई भागवत साहब की। तो एक ऐसा भी दौर चल रहा है, अजमेर शरीफ पर चादर भेजी गई, लेकिन उससे पहले अजमेर शरीफ को लेकर आपने देखा किस तरह से याचिकाएं भी डाली गई हैं कि ये तो पहले मंदिर हुआ। देखिए, ये विविधताओं का देश है, अलग अलग सोच सबकी है, लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस सोच में सबको साथ लेकर के 140 करोड़ आबादी, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं।
और कोई भी एक योजना, कोई भी विपक्ष का आदमी हम चुनौती देते हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे राशन का सवाल हो, चाहे गैस सिलेंडर का सवाल हो, चाहे आवास का सवाल हो, किसी सवाल पे बता दें, किसी जाति धर्म को पाबंदी हो, सबको मिल रहा है, सब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ये विपक्ष के लोग खाली वोट बदे चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान भाई हमारा साथ न छोड़ दें। इस नाते उनको सीखना चाहिए, कुंदरकी में मुसलमानों ने भाजपा को वोट दे करके जिता दिया प्रत्याशी को। इस नाते वो सब बहुत परेशान है कि कहीं कुंदरकी का हाल पूरा देश में न हो जाए। मंत्री जी, अगर ओम प्रकाश राजभर को कहा जाए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कुंभ में स्नान के लिए बुलाने के लिए कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर कैसे बुलाएंगे? क्योंकि वो लोग तमाम सारी बातें कह रहे हैं, तो क्या स्नान आप कराने में सक्षम हैं उन लोगों को? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के स्पीकर महोदय जी ने निमंत्रण सदन के अंदर दिया। उस समय विधायक थे, अपने पार्टी के विधायक दल के नेता थे माननीय अखिलेश यादव जी, और कांग्रेस के भी नेता थे। उन्होंने निमंत्रण दिया कि भाई सब लोग चलिए, भगवान राम का मंदिर में दर्शन किया जाए। कांग्रेस के लोग गए, लेकिन अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग नहीं गए। निमंत्रण मतलब ये रिकॉर्ड में है, विधानसभा की कार्रवाई में ये है, रिकॉर्ड में है, वहां कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और निमंत्रण सबके यहां पहुंचा दिया गया है। कोई ये कहे कि हमारे यहां नहीं है, तो वो उसकी मानसिकता दूषित है। अपनी स्टाइल में अगर बुलावे कोई तो कैसे बुलाई बाप? अरे मैं अगर मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो जाए तो हम उनके घरे घुस के दे आई नहीं होता। बढ़िया। अच्छा ओम प्रकाश जी, अभी क्योंकि आपकी इमेज बहुत अलग रही, आप अपने बयानों को लेकर भी बहुत चर्चित रहे हैं। आप जिस हेडलाइन की बात अभी उपेंद्र जी कर रहे थे, वैसी कई हेडलाइंस आप दे चुके हैं हम लोगों को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अभी हम जिनको देख रहे हैं, जिन राजभर साहब को हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी या उस विचार के साथ बिल्कुल संलग्न हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी सुहेल देव आपकी जो पार्टी है उनका अपनी एक विचारधारा अलग चलती है? देखिए, हमारी एक पार्टी है, हम सहयोगी दल हैं। हमारी पार्टी का नाम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने प्लेटफार्म पर खड़ा होकर के बोल रहे हैं। जैसा आपने कहा ना कि ओम प्रकाश राजभर जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, तो हमारी एक गोल है, हम चाहे जो धुन बजाना चाहें वही धुन बजेगी। और वहां अगर हम किसी के दल में रहेंगे तो हम धुन नहीं बजा सकते, वो जो कहेंगे वो हम राग अलाप सकते हैं। इस नाते हम अब हमारी पार्टी, यहां भी इंडिपेंडेंस उतना ही बरकरार है आपका? अकेले हैं, हम सहयोगी दल हैं। हाँ। हम सहयोगी दल हैं, हम उनके साथ हैं। विरोध होता है आपका फिर अभी? जी, विरोध तो होता होगा फिर, मतलब जब आप अपनी बात कहते हैं। कोई बात नहीं, विरोध काहे का, बिल्कुल एकदम सिमेट्री में चल रहा है। हम देखिए, एक हम कहते हैं चौपाई, बात कहता हूं खर्रा, गोली चले चाहे छर्रा। पियर का चाचा के नाम से लोग आपको पुकारते हैं, तो यूपी में देखा गया, लेकिन आपका जो जलवा है वो बिहार और दिल्ली में भी अब देखने को मिल रहा है। बिहार में लगातार आप सक्रिय हैं, तो कैसे अपनी पार्टी को और सहयोगी पार्टी के तौर पे किस तरीके से इसको देखते हैं? प्रयागराज में भी 40 करोड़ लोग आ ही रहे हैं। विश्व में अगर 2 देशों के बाद अगर देखा जाए तो प्रयागराज तीसरा देश हो जाएगा, 40 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या होगी। तो पियर का चाचा का जलवा अब कहां कहां देखने को मिलेगा? पूरे देश में दिखेगा। कैसे? आप लोगों की बदौलत। अच्छा, अभी उपेंद्र जी ने अपने कई निजी अनुभव भी साझा करे, वो करीबी, वो प्रॉक्सिमिटी बताई। तो उपेंद्र जी, अगर आप कुछ प्रश्न करना चाहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ज्यादा गहराई से जानते हैं और कुछ ऐसे गहरे प्रश्न आप कर सकते हैं जो हम ना कर पाए। ऐसा है कि आज माननीय मंत्री जी से और मेरे भाई बोला ही कि भाई हम लोग एक ही जगह के हैं, तो मैं धर्म संकट वाले सवाल बिल्कुल नहीं पूछूंगा। और माननीय चिदानंद जी महाराज आ गए हैं, माननीय मंत्री जी से भी आपकी एक अच्छी मुलाकात होनी चाहिए। देश के सबसे जाने माने संत हैं, आपका भी समय कीमती है, तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को आप लोग ज्यादा सवालों में मत। तो मैं इसी बात के साथ उपेंद्र जी ने जो बात कही है, एक तो चिदानंद सरस्वती जी परमार्थ निकेतन के प्रमुख, वो हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। आप दोनों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और आपका राजभर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर चर्चा थी और हेडलाइन निकल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारी बातें आपने ऐसी कही है। तो यहां पर मैं चाहूंगा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जाए मंत्री जी का। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी स्मृति चिन्ह देकर मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को सम्मानित करते हुए, साथ में
परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती जी भी मौजूद हैं। तो एक बड़ा सुंदर दृश्य मंच पर है और संत समाज के कई बहुत ही प्रतिष्ठित चेहरे यहाँ मैं देख रहा हूं कि सामने भी बैठे हुए, उनको भी नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका।